एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही जहन में आतंक, अपराध और धोखे की तस्वीरें उभर आती हैं। दाऊद इब्राहिम। आज हम उसी के साम्राज्य के बनने और बिगड़ने की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी तरह से हिंसा और दहशत की नींव पर बनाया गया था। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं इसकी सबसे बड़ी विडंबना से। बात है 70 के दशक की बंबई की। मुंबई पुलिस में एक हेड कांस्टेबल थे इब्राहिम कास्कर, जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। पर सोचिए, उसी ईमानदार पुलिस वाले के घर में भारत का सबसे बड़ा मुजरिम पल बढ़ रहा था। तो कहानी के पहले हिस्से में हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक पुलिस वाले का बेटा छोटी-मोटी चोरियों से शुरुआत करके मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे ऊंची सीढ़ी तक पहुंचने का सपना देखने लगा, और कैसे एक बेइज्जती ने उसे अपना खुद का साम्राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, दाऊद का मन पढ़ाई लिखाई में तो कभी लगा ही नहीं। उसकी नज़रें तो हमेशा डोंगरी की गलियों के उन भाई लोगों पर टिकी रहती थीं जो महंगी घड़ियां पहनते थे, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमते थे। बस वही जिंदगी उसे चाहिए थी। जल्द ही स्कूल छोड़कर छोटी मोटी चोरियां और हफ्ता वसूली से उसने शुरुआत की, और फिर जा पहुंचा उस वक्त के सबसे ताकतवर सरगना करीम लाला के पठान गैंग में। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। करीम लाला के भतीजों ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप किया और 2 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उस फिरौती की रकम को लाने की जिम्मेदारी दाऊद को मिली, लेकिन जैसे ही नोटों की गड्डियां उसके हाथ में आईं, उसकी नीयत खराब हो गई। उसने फिरौती के पैसों में से एक बड़ा हिस्सा उड़ा दिया। पर यह धोखा ज्यादा दिन छुप नहीं सका, और फिर जो हुआ वो था सरेआम जिल्लत। दाऊद को दर्जनों गैंगस्टरों के सामने घसीटा गया, उसे बेरहमी से पीटा गया और सबके सामने गैंग से बाहर फेंक दिया गया। और यही बेइज्जती उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। कहते हैं उस रात उसने कसम खाई कि वो अब कभी किसी के नीचे काम नहीं करेगा। वो अपना खुद का साम्राज्य बनाएगा, अपनी खुद की गैंग खड़ी करेगा। तो उस कसम के साथ शुरू होता है कहानी का दूसरा दौर, बदले और साम्राज्य का। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे दाऊद ने अपनी डी कंपनी बनाई और मुंबई की सड़कों को अपने दुश्मनों के खून से लाल कर दिया। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर डी कंपनी की नींव रखी। ये कोई गली मोहल्ले की गैंग नहीं थी। ये एक प्रोफेशनल फोर्स की तरह थी, जिसके 2 ही नियम थे, वफादारी और बेहिसाब क्रूरता। और यहीं से मुंबई में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक नया दौर शुरू हुआ। फिर आया साल 1981, वो साल जिसने दाऊद के अंदर के जानवर को पूरी तरह जगा दिया। पठान गैंग ने उसके बड़े भाई साबिर का मर्डर कर दिया, और कुछ ही घंटों के बाद दाऊद पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसमें वो किसी तरह बच गया। इस घटना ने बदले की ऐसी आग जलाई जिसने मुंबई में एक खूनी गैंग वॉर शुरू कर दी। अस्पताल में अपने भाई की लाश के पास खड़े होकर दाऊद ने जो कसम खाई, वो आने वाले खूनी खेल का सीधा सीधा ऐलान था। अब ये बदला बेहद पर्सनल और क्रूर होने वाला था। इस जंग का सबसे खतरनाक कदम 6 सितंबर 1983 को उठाया गया। सोचिए, खचाखच भरा कोर्ट रूम, जज साहब सामने बैठे हैं, और तभी दाऊद का एक शूटर डेविड परदेसी सीधा पठान गैंग के अमीरजादा के पास जाता है और उसे गोलियों से भून देता है। इस एक मर्डर ने पूरे अंडरवर्ल्ड और पुलिस डिपार्टमेंट को एक खौफनाक मैसेज दे दिया। दाऊद के इन तरीकों ने खेल के नियम ही बदल दिए। देखिए, हाजी मस्तान जैसे पुराने डॉन पुलिस से बचकर और कम से कम खून खराबा करके अपना तस्करी का धंधा चलाते थे, लेकिन दाऊद वो अलग था। उसने सरेआम जंग का ऐलान कर दिया। इस खुली क्रूरता ने पुराने डॉन्स को मैदान छोड़ने और रियल एस्टेट जैसे सफेद धंधों में जाने पर मजबूर कर दिया। 1985 के आखिर तक जब सुप्रीम कोर्ट से उसका अरेस्ट वारंट निकला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दाऊद भारत से भागकर दुबई पहुंच चुका था। कई लोगों को लगा कि ये डी कंपनी का अंत है, लेकिन असल में ये तो उसके इंटरनेशनल चैप्टर की बस शुरुआत थी। दुबई में बैठ के दाऊद अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रह गया था, वो एक सीईओ बन गया था, एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल कॉर्पोरेशन का। रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, हफ्ता वसूली, सब कुछ वहीं से कंट्रोल होता था। बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और बॉलीवुड के सितारे दुबई जाकर उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे। वो भारत से दूर था, पर मुंबई पर उसकी पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे काले अध्याय में। ये वो खौफनाक मोड़ है जहां दाऊद इब्राहिम एक गैंगस्टर की पहचान को पीछे छोड़कर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बन जाता है।
और अपने ही देश को खून में डुबो देता है। साल 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पूरे देश में दंगों का माहौल था और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मैदान में उतरी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई। उन्होंने दाऊद में एक परफेक्ट हथियार देखा। आईएसआई ने उसे कांटेक्ट किया ताकि उसके स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल भारत में तबाही मचाने के लिए किया जा सके। आईएसआई ने दाऊद के सामने एक सौदा रखा, एक शैतानी सौदा। अगर वो भारत में मौत का सामान भेजने के लिए अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करने दे तो बदले में उसे मिलेगी उम्र भर की हिफाजत और अपने काले कारोबार को पूरी दुनिया में फैलाने की आज़ादी। दाऊद ने अपने देश का सौदा कर लिया। 12 मार्च 1993 ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए एक काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। उस दिन दाऊद ने यह साबित कर दिया कि वो पैसे और पावर के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उस सौदे की कीमत मुंबई के बेगुनाह लोगों ने अपनी जान से चुकाई। शहर में एक के बाद एक 12 सीरियल बम धमाके हुए जिन्होंने पूरे शहर को शमशान बना दिया। 257 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। बस उस एक दिन ने दाऊद की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। अब वो सिर्फ एक स्मगलर या गैंगस्टर नहीं था, वो एक आतंकवादी था और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इन धमाकों के बाद भी उसका धंधा डूबा नहीं बल्कि और तेजी से बढ़ने लगा। 1995 तक डी कंपनी का सालाना टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये 6000 करोड़ से भी ज्यादा है। ये दिखाता है कि देश से गद्दारी करने के बाद भी उसका साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका था। उसका ये खूनी साम्राज्य अब शिपिंग और रियल एस्टेट से लेकर ड्रग्स और हथियारों की ग्लोबल तस्करी तक फैल चुका था। उसके ऑपरेशंस लंदन, दुबई और कराची जैसे शहरों से चल रहे थे और ये सब मुमकिन हो रहा था एक देश के संरक्षण में। और आज की सच्चाई ये है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की कड़ी सुरक्षा में कराची में रहता है। वो उनके डर्टी ऑपरेशंस की फंडिंग करता है और बदले में वो उसे सुरक्षा देते हैं। ये एक बेहद घातक रिश्ता है, एक ऐसा साम्राज्य जो पूरी तरह से हिंसा और धोखे की नींव पर खड़ा है। तो सवाल यही उठता है कि जिस आदमी ने एक क्रिमिनल एम्पायर के लिए अपनी ही मातृभूमि को बेच दिया, उसकी कहानी का आखिरी पन्ना आखिर कैसे लिखा जाएगा?